प्लीज वेलकम डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव मैम। मैम मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि सबसे सरल भाषा में अगर देखा जाए तो आईवीएफ है क्या? देखो, आईवीएफ एक ऐसा सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स है जिससे हम जो इनफर्टाइल कपल्स हैं जिनके बच्चे नहीं होते उनको हम प्रेग्नेंट होने में हेल्प करते हैं, उनको कंसीव करने में हेल्प करते हैं। मैम बचपन से लेके अभी तक का आपका सफर कैसा रहा? बहुत छोटे से ही मैं बोलना शुरू कर दिया, मैं भी बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी। फॉर्चुनेटली पेरेंट्स का सपोर्ट, एजुकेशन सब इतने अच्छे से स्ट्रीमलाइन होता गया एंड आई बिकेम अ डॉक्टर। एंड बीइंग अ मदर, आई एम अ मदर ऑफ 2 बॉयज। मेरे बड़े प्यारे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, बड़े बड़े हैं। मैम जबलपुर फर्टिलिटी सेंटर के बारे में बात करते हैं। हाउ दैट हैपेंड, लाइक वाज इट योर ड्रीम फ्रॉम द बिगिनिंग और ये बीच में कहीं आया? आईवीएफ उस समय इतना विकसित नहीं था, अर्ली 2000s में इतना विकसित नहीं था, डिफिकल्ट था। जबलपुर में आईवीएफ लेकर आना बहुत मुश्किल था। आईवीएफ के फील्ड में बहुत सारे एडवांसमेंट्स होते हैं। तो आईवीएफ के टेक्नोलॉजीज में बहुत सारे अपडेशन होते रहते हैं, एडवांसमेंट्स आती रहती है। टेक्नोलॉजी एज यू नो, हम एक सेल फोन खरीदते हैं, अगले साल उसका नया वर्जन आता है, इस तरह से टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व होती है। कई लोग शर्माते हैं, घबराते हैं, डॉक्टर्स तो दूर की बात है, कई लोग अपनी फैमिली को भी नहीं बता पाते हैं कि दे आर हैविंग दिस प्रॉब्लम। उन लोगों के लिए आप थोड़ी ऑर्थोडॉक्स तो है, हमारे यहाँ पे बच्चे नहीं हो पाना इज अ बिग इशू। जिनके हो जाते हैं दे फील वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, एंड जिनके नहीं होते उन पे हमारे इंडियन फैमिलीज थोड़ा सा है, तो ये कल्चर में थोड़ी सी खराबी है। आपको अपना पहला केस जो आपका था याद है, और अगर हाँ तो कैसा एक्सपीरियंस? पहला केस तो कभी कोई नहीं था। और उसको ट्रिपलेट्स हुए थे। तो ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज थे। मेरे लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने एक पहला पौधा उगाया, उसकी हर पंखुड़ी देख देख करके जो हाउ यू ब्रिंग अप अ स्मॉल पॉट ना, आप एक पौधा उगाते हैं, यू वांट, यू लव इट ना, आप एक एक पत्ती खिलती है, फूल खिलते हैं, तो यू so that emotion can, I think वो कभी वापस नहीं फील कर सकते। It was lovely. Ma'am, some of the basic myths that are about like IVF. हाँ, आईवीएफ के बारे में मिथ्स हैं मैम बहुत। मैम हाउ डू यू डील विद दैट कि आप लोगों को अश्योर कैसे करती हैं कि क्योंकि हाँ हम समझते हैं कि इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, सब समझते हैं, बट द पेशेंट जो उसके थ्रू जा रहा है एंड देयर फैमिली मेंबर्स, वो तो हमेशा ऐसा रहता होगा कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो मैम उसको आप कैसे टैकल करती हैं? है ना, अगर आप मेंटली एकदम फिट हो और साउंड हो, रिलैक्स्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, पॉजिटिव हो, तो इवन एक पैरालाइज्ड व्यक्ति भी अपना लाइफ आराम से जी गुजर। अब वी हैव हर्ड ऑफ पैरालंपिक्स, यस मैम, राइट, पैरालंपिक्स है ना, कितने सारे हम लोग वी हैव सीन एग्जांपल्स ऑफ दी। माँ ही इतनी परेशान होगी तो ईश्वर आपको बच्चा देगा कैसे? वो सोचेगा ये इस माँ के पास ये बच्चा पहुंचेगा तो पालेगी कैसे? वो तो मानसिक रूप से तनाव में है। आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आपकी आज की होस्ट शिवानी शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस नए सफर में जिसका नाम है पॉडकास्ट विद गुरु। हमारी आज की पहली गेस्ट हमारे पहले एपिसोड की तरह ही बहुत खास हैं। जबलपुर में दूर दूर से लोग इनके पास खुशियां पाने आते हैं। एन एक्सपर्ट इन आईवीएफ एंड द फाउंडर ऑफ जबलपुर फर्टिलिटी सेंटर, प्लीज वेलकम डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव मैम। I heartily welcome you to our podcast. Thank you so much. Thank you for those kind words. It's really nice. अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। आज एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे। Yes, ma'am. Thank you. मैम मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि सबसे सरल भाषा में अगर देखा जाए तो आईवीएफ है क्या? देखो, आईवीएफ एक ऐसा सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स है जिससे हम जो इनफर्टाइल कपल्स हैं जिनके बच्चे नहीं होते उनको हम प्रेग्नेंट होने में हेल्प करते हैं, उनको कंसीव करने में हेल्प करते हैं। तो ये सिंपल तरीका है समझने का, और ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स में, जिसमें कि एक महिला के एग्स उसके बॉडी से निकाल के रिट्रीव करके और उस एग को उनके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज किया जाता है,
और ये फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर लेबोरेटरी में होती है, आईवीएफ लैब में होता है। शरीर के बाहर होता है। और फिर जो फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो भ्रूण जिसको कहते हैं, यानी बच्चे का पहला अंश, उस प्रिपेयर्ड एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं और ऐसे हम प्रेगनेंसी अचीव करने में उनको मदद करते हैं। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन। यस मैम, इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। मैम, बचपन से लेके अभी तक का आपका सफर कैसा रहा, एंड व्हाई डिड यू चूज दिस फील्ड? एक्चुअली मैं याद करूँ तो मैं बहुत छोटी थी, तो डॉक्टर जेपी मुखर्जी मेरे पीडियाट्रिशियन होते थे। बहुत ही छोटी थी, तो मम्मी पापा जब लेके जाते थे उनके पास, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिम एज अ डॉक्टर। ही यूज्ड टू, आई लाइक्ड हिज पर्सनालिटी, बहुत अच्छा लगता था उनको। वो तभी से बहुत छोटे से ही मैं बोलना शुरू कर दिया, मैं भी बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी। So that was one major thing. I cannot forget him. But I think I have never ever thought, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कुछ और करूँ। I've always thought of being a doctor right from very, very, I think 4-5 years की होंगी मैं शायद। And it just continued, stayed with me. Fortunately, parents का support, education, सब इतने अच्छे से streamline होता गया, and I became a doctor. एंड देन आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, फिर हर साल एक टारगेट में रखती थी कि हर साल कुछ नया करना है। एक टारगेट, यू शुड सेट अ टारगेट फॉर एवरी ईयर, जैसे अपन रिजॉल्व करते हैं, रेजोल्यूशन, न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं, इस तरह से एक टारगेट रखो अगर छोटा छोटा, सो दैट यू कैन अपडेट योर सेल्फ इन योर ओन फील्ड। अपने फील्ड पे आगे बढ़ते चलो, प्रोग्रेस करते चलो। सो आईवीएफ वाज वन ऑफ दैट टारगेट्स इन माय लाइफ। एंड बीइंग अ मदर, आई एम अ मदर ऑफ 2 बॉयज, मेरे बड़े प्यारे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, बड़े बड़े हैं। So I love that motherhood wali feeling. So I think I wanted to make as many couples happy as possible. That is one major motivation and gives me so much of satisfaction, I can't tell you. Yes ma'am, it must. It's the best thing that has happened to me in my life. Wow. मैम, जबलपुर फर्टिलिटी सेंटर के बारे में बात करते हैं। हाउ दैट हैपेंड, लाइक वाज इट योर ड्रीम फ्रॉम द बिगिनिंग, और ये बीच में कहीं आया? एक्चुअली मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी 2000 में। और जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि आप जितनी सर्जरीज कर सो, सर्जिकल फील्ड कर, यू नो, यू वांट टू डू मोर ऑफ प्रोडक्ट, दैट काइंड ऑफ वर्क, सर्जरीज करना चाहते हो। तो मैंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में एक्स्ट्रा सुपर स्पेशलाइजेशन किया, वो मेरा टारगेट था। उसके बाद आईवीएफ उस समय इतना विकसित नहीं था, अर्ली 2000s में इतना विकसित नहीं था, डिफिकल्ट था। जबलपुर में आईवीएफ लेकर आना बहुत मुश्किल था, यहाँ पे सारी चीजें एस्टैब्लिश करना बहुत ही कठिन था। बट एंड ऑल्सो सबको पता होगा कि आईवीएफ, सब एक्सपेक्ट करते हैं कि आईवीएफ से 100% सक्सेस मिलना चाहिए, और सक्सेस रेट एवरेज 40% होती थी, 40% के आसपास होती थी उस समय, काफी इम्प्रूव हो गई है। तो ये एक भय था कि अगर आईवीएफ करेंगे तो शायद पब्लिक एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बट 2006 में आई मेट वन ऑफ माई मेंटर्स, मेरे सीनियर, हमेशा मुलाकात होती थी उनसे, बट ही मोटिवेटेड मी, डॉक्टर अतुल गनात्रा, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। ही सजेस्टेड कि डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। एग्जैक्टली। सो देन आई फेल्ट यस वी शुड, यू आर सो टैलेंटेड, व्हाई डोंट यू डू समथिंग बेटर, गेट समथिंग बेटर टू योर सिटी, छोटा सा शहर अपना। तो फिर देन आई स्टार्टेड गेटिंग माई ट्रेनिंग। इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब 1-1.5 साल तो मुझे लग गया। सो फ्रॉम 2006 आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माई सेल्फ, सारी चीजें एस्टैब्लिश करने की तैयारी करी। 2008 सितंबर में हमने अपना आईवीएफ सेंटर, जबलपुर फर्टिलिटी सेंटर को इनॉग्रेट किया था। या और उसमें डॉक्टर बीएन चक्रवर्ती, जो फादर ऑफ अपने अपने सबसे फर्स्ट, द सीनियर मोस्ट आईवीएफ स्पेशलिस्ट ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम कैलकाटा, he came over to inaugurate my center, so that was a major blessing. Yes, and it started as an out of the box thinking, but now अभी मुझे ऐसा लगता है कि that is the best thing, as I said, इतने सारे लोगों को खुशियां देते देते, शायद I think it's सबसे ज्यादा benefit मुझे किया है। I am a happy soul, very contented, so it's a very nice feeling. मैम, बहुत सारे लोग होंगे जो इतने थैंकफुल हैं कि अपने जबलपुर में ऐसा कुछ, क्योंकि आसपास भी कुछ नहीं है, एंड दिस इज द फर्स्ट एक्चुअली। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम, कि आईवीएफ के फील्ड में बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो गए हैं, एंड आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एडवांसमेंट जो आपको खुशी देता है कि मतलब हम अब इसको यूज कर सकते हैं, क्या होगा? देखो, आईवीएफ के टेक्नोलॉजीज में बहुत सारे अपडेशन होते रहते हैं,
एडवांसमेंट्स आती रहती हैं। हम्म, टेक्नोलॉजी एज यू नो, यस हम एक मैम। सेल फोन खरीदते हैं, अगले साल उसका नया वर्जन आता है, इस एवर तरह से ग्रोइंग। टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व होती रहती है। सो एक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है इक्सी की पद्धति, जो कि सब लोग आजकल अपना रहे हैं, एंड इट्स बिकम अ नॉर्मल थिंग नाउ। इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, इक्सी फॉर ऑल से। इक्सी की पद्धति जो सबके लिए यूज किया जाता है, उससे फर्टिलाइजेशन की रेट और प्रेगनेंसी की रेट काफी इंप्रूव हुई है। सो दैट इज वन नॉर्मल थिंग, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई फील इज विट्रिफिकेशन, यानी फ्रीजिंग जो करते हैं, वो भी काफी समय से है। और मैं इसके बारे में इसलिए बोलूंगी क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है। वाई? जो फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है, एम्ब्रियो फ्रीजिंग या एग फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग, इसके द्वारा आप अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकते हो। सो वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स आजकल सोसाइटी में वो ये है कि लड़कियां देर से शादी करती हैं। बहुत सारे लोग अपने जॉब्स, यू नो, दे हैव देयर ओन टारगेट्स इन लाइफ, एम्बिशंस। उसके बाद आप एम्बिशंस जब सेटल हो जाएंगे तब हम शादी करेंगे, फिर शादी करने के बाद then they feel that they want to have a first child after many years. Exactly. उन्हें ये ध्यान नहीं होता, they are losing their golden age. Yes. Right? And that golden period to conceive is from 25 years to 29 years of age. Well, most of them So you can after understand that. कि it is commonly happening कि बच्चे नहीं पैदा होते आजकल इस एज ग्रुप में। So for those girls who want to do this, postpone their fertility, postpone their family planning, for them fertility preservation is a wonderful thing. कभी कभी इत्तेफाक से नहीं होती है शादी लोगों की, ऐसा भी होता है, चाहते हैं नहीं होती है। So this is one very important thing, freezing, vitrification, so embryo freezing or egg freezing or sperm freezing. Also कुछ young बच्चों में कभी कभी cancers होते हैं, rare but होता है। बच्चों में यंग एज में कैंसर डिटेक्ट हुआ तो आपको कीमोथेरेपी अंडरगो करना है, रेडियोथेरेपी अंडरगो करना है, उससे आपके जो ओवरीज और टेस्टीज है उसमें डैमेज होता है, तो एग और स्पर्म खराब हो सकते हैं। तो यू कैन फ्रीज बिफोर गोइंग फॉर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। सो देयर आर, आई थिंक, फ्रीजिंग जो टाइम जिसको कहते हैं हम टाइम मशीन टाइप का क्रिएट हो रहा है। आप इस समय, आप इस एज में आपने फ्रीज कर लिया, आप उसको 5 इयर्स के बाद रिट्रीव कर सकते हो, 10 इयर्स के बाद रिट्रीव कर सकते हो। सो यू कैन यूज योर एग्स एंड स्पर्म्स आफ्टर मेनी इयर्स। दिस इज द मोस्ट वंडरफुल एंड द प्रॉमिसिंग थिंग विच आई फील, एंड आई फील इसके बारे में बहुत बात होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे couples late age में हमारे पास पहुंचते हैं when they have lost their good eggs and sperms. So that is a sad thing. So fertility preservation, I think, and then of course अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी टेक्नोलॉजीज में इन्वॉल्व हो रहा है, and that definitely will help us in improving, you know, processing, analyzing data, so that हमारे results उस हिसाब से स्क्रीन होकर के बेहतर हो सकते हैं। AI will also definitely help us. Yes, It's ma'am. in process. Yes, ma'am. Ma'am, two follow-up questions. Can you please थोड़ा सा elaborate what ICSI is? हाँ, तो ICSI is a process जिसमें IVF के 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल मेथड, जिसमें एग्स और स्पर्म्स को सिर्फ एक पेट्री डिश में छोड़ देते हैं। दे आर लेफ्ट इन अ मीडियम, एक कल्चर मीडियम होता है। मीडियम का मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ जिसमें लाइफ ग्रो कर सके, ठीक है। तो एग को ले लिया, स्पर्म को ले लिया और उनको पेट्री डिश में उस मीडियम के अंदर छोड़ दिया। सो नाउ दे सिलेक्ट ऑन देयर ओन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नेचुरल होती है, आपस में जो फर्टिलाइजेशन दैट हैपेंस नेचुरली। दिस इज अ कन्वेंशनल मेथड ऑफ आईवीएफ। ICSI में क्या करते हैं, एग को लेते हैं, होल्ड करते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप, और एक स्पर्म को सिलेक्ट करते हैं और उसको एक नीडल में लोड करते हैं और नीडल से इंजेक्ट कर देते हैं एग के अंदर। सो यू होल्डिंग द एग, यू होल्डिंग द स्पर्म एंड इंजेक्टिंग द स्पर्म इनसाइड द एग, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सो आप इंजेक्ट कर दिए, तो यू आर डूइंग द फर्टिलाइजेशन बाय द ICSI मशीन। यस मैम। एंड मैम, व्हाट इज द गोल्डन एज जहाँ लड़कियों को या लड़कों को अपने एग्स या स्पर्म्स फ्रीज कर देने चाहिए? देखो, द गोल्डन एज to become pregnant, to have a baby is between 25 to 29 years, मैंने अभी बताया। और जब तक आप 29 तक पहुंचे और आपको लगता है कि अब नहीं हो रहा है या अभी हम नहीं प्लान कर रहे हैं, तो by 29-30 you should think of
फ्रीजिंग योर फर्टिलिटी, आप अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व करके रख ले यस मैम। और उसको कभी बाद में यूज कर ले। जब इस पे मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी डायना हेडन। ओके। डायना हेडन हमारी इंडिया की मिस फेमिना मिस वर्ल्ड थी। देन शी बिकेम मिस वर्ल्ड एज वेल, उन्होंने मिस वर्ल्ड यस का मैम। टाइटल भी उठाया था। यस मैम। तो डायना हेडन हैड प्रिजर्व्ड हर फर्टिलिटी एंड लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आर डूइंग दिस नाउ। ये क्या करते हैं, इन लोगों की लाइफ में देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंज, और वो यंग एज में they cannot plan pregnancies. एग्जैक्टली। So a lot of them are preserving their fertility. So Diana Hayden was one of the first who preserved her eggs. Then later on she used her eggs to have her own baby at the age of 40. Wow. So this is a good example. Unfortunately वो news उतना पता नहीं, शायद मुझे नहीं लगता पब्लिक में इतना पहुंचा था, but I think you should quote that. You should do it. Yes ma'am. मतलब है at some point, but Yeah, उतना नहीं है जितना yeah. होना चाहिए। Fertility preservation बढ़ना चाहिए because we are fighting with bad quality eggs. Yes with ma'am. girls coming at a later age. बहुत झगड़ा होता है फिर काफी। And there's a simple solution. Yeah, it's a simple solution. Think about it. समय से सोचो। Yes ma'am. आप जैसे एक बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हो अपने फ्यूचर के लिए, इसी तरह से अपना फर्टिलिटी प्रिजर्व करो। It's right. Think about it. Yes. कई लोग शर्माते हैं, घबराते हैं, डॉक्टर्स तो दूर की बात है, कई लोग अपनी फैमिली को भी नहीं बता पाते हैं कि they are having this problem. उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली कि जब प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं या प्रेगनेंसी नहीं होती तो एम्बैरेसिंग लगता है लोगों को। आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। एक साइकोलॉजिकल इशू हो जाता है। इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देन अ फिजिकल प्रॉब्लम। आपको शारीरिक कोई कष्ट नहीं होता, बट ये एक्सेप्टेंस बहुत इजी नहीं। बट हमारी सोसाइटी थोड़ी ऑर्थोडॉक्स तो है, वो तो हाँ, हमारे यहाँ पे बच्चे नहीं हो पाना इज अ बिग इशू। जिनके हो जाते हैं दे फील वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, एंड जिनके नहीं होते उन पे हमारे इंडियन फैमिलीज थोड़ा सा है, तो ये कल्चर में थोड़ी सी खराबी है। बट आई फील जिनके बच्चे हो जाते हैं आसानी से, दे शुड अंडरस्टैंड दैट दे शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड। मतलब ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है आसानी से बच्चे हो पाना, क्योंकि अगर वहाँ छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है, एक बारीक भी सिचुएशन क्रिएट होता है, तो इनफर्टाइल हो जाते हैं। आई थिंक दैट इज वन रीजन। अगर जो सक्सेसफुल, नेचुरली जो सक्सेसफुल है, वो सबको एक्सेप्ट करें और इसको भी एक नॉर्मल समस्या की तरह सोचें, हैंडल करें, थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहें। एग्जैक्टली। देयर इज नथिंग, इट इज जस्ट अ स्मॉल प्रॉब्लम। हमारे कुछ इंसान, भगवान ने शरीर बना के भेजा, किसी में कुछ प्रॉब्लम है, किसी में कुछ प्रॉब्लम है। तो किसी के लिवर खराब है, किसी की किडनी खराब है, किसी को पैरालिसिस हो जाता है, कोई डायबिटिक हो जाता है, किसी को थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं। ये सब थायराइड के बारे में बात करने में तो किसी को एम्बैरेसिंग नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। पर अगर पीसीओडी है और पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी और बच्चे नहीं हो रहे, उसके बारे में बात करने में एम्बैरेसिंग लगता है। जबकि अनफॉर्चुनेटली उसका थायराइड था, हमारा पीसीओडी, ओवरीज गड़बड़ कर रही है। एक अंग उनका खराब, एक अंग हमारा, क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए? शुड बी टेकन इट वेरी सिंपली। एक है तो एक सिंपल सी समस्या, सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। और क्योंकि टैबू है, क्योंकि सेंसिटाइजेशन है, क्योंकि लोग जल्दी से एम्बैरेस होकर के बाहर आते नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, तो मैटर अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट होता है। एग्जैक्टली। अगर आप उसको सरलता से हैंडल करोगे और एक नॉर्मल बीमारी की तरह एक्सेप्ट करो, बीमारी नहीं, एक शॉर्टफॉल, एक शॉर्टकमिंग है, और उसको समय से जाके डॉक्टर से डिस्कस करोगे और समझ जाओगे कि हाँ इसका सोल्यूशन है, और पॉजिटिव रहोगे, तो आई थिंक एवरीबडी विल बी सक्सेसफुल। यस मैम, राइट? इट्स सो वेरी फ्यू विल नॉट गेन फ्रॉम दिस, वेरी फ्यू हैव प्रॉब्लम्स जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है, वेरी फ्यू, अ स्मॉल परसेंटेज। मैक्सिमम तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ सम और द अदर प्रॉब्लम्स। मैम, इतनी लंबी जर्नी हो गई है आपकी, आपको अपना पहला केस जो आपका था याद है? और अगर हाँ तो कैसा एक्सपीरियंस था? पहला केस तो कभी भूल ही नहीं सकते। कोई नहीं भूल सकता। तो मेरी पहली जो प्रेग्नेंट पेशेंट, पहले जिसके बच्चे हुए, माला तिवारी, आई कैन नेवर फॉरगेट। वो रीवा से आती, आई हैव अ पिक्चर आल्सो, पूरी फोटोग्राफ है, बच्चों की फोटोग्राफ है मेरे पास। और उस समय पे लीगली अलाउड भी था, और हम लोग 3 एम्ब्रियोज या 4 एम्ब्रियोज भी ट्रांसफर करते थे। सो उस समय मल्टीपल प्रेगनेंसीज काफी ज्यादा होती थी, और उसको ट्रिपलेट्स हुए थे। ओह वाओ, तो उसके ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज थे, उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा।
एंड इट वाज अ वेरी हैप्पी सीन, इट वाज वेरी, मेरे लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने एक कि पहला पौधा उगाया, उसकी हाँ, हर पंखुड़ी देख देख करके, जब एक नहीं हाउ मैम 3 थे हाउ यू उसको। ब्रिंग अप अ स्मॉल पॉट ना, आप एक एग्ज़ैक्टली हाँ, उसमें पौधा सीड उगाते हो डालते तो यू हैं। वांट, यू लव हाँ, इट ना, आप एक एक पत्ती फूटती है, फूल खिलते हैं तो यू फील, सो वाओ! दैट इमोशन कैन, आई थिंक वो कभी वापस नहीं फील हुँ, कर सकते, इट वाज लवली। यस मैम। तो 3 बच्चे हुए थे, पर अभी आई लेट मी एम्फसाइज ऑन दैट, दोज वर ट्रिपलेट्स, तो बट नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड ART रूल, ओके। एंड बाय रूल यू कैन नॉट ट्रांसफर मोर देन 2 एम्ब्रियोज, 2 एम्ब्रियोज ही ट्रांसफर किए जाते हैं। हुँ, तो इस कारण से ट्विंस से ऊपर प्रेगनेंसीज नहीं हो सकता। नहीं होती, ओके, बट दैट्स फाइन, दैट इज दैट सेफ, हाँ, या दैट इज़ इट इज सेफ क्योंकि इम्पोर्टेंट, कॉम्प्लिकेशंस या और नहीं बढ़ेंगे फिर। वो मैं 2008 की बात कर रही हूँ जो हुँ, हम लोगों ने, और मैम ये कब आया होगा? ART रूल हुआ है 22 में। ओह! हाँ, रिसेंट, वेरी 2020 रिसेंट। वेरी रिसेंट यस ART रूल मैम। लागू हुआ। मैम मैं कल कई लोगों से बात कर रही थी क्योंकि हाँ, रिसर्च करना था थोड़ा, तो उन्होंने बताया कि आपने एक 150 केजी विमेन का हम्म, सक्सेसफुली ऑपरेशन किया था। मैम नॉर्मली प्रेगनेंसीज में भी वेट कितना बड़ा इश्यू बन जाता है हाँ, एंड हाउ डिड यू डू दैट मतलब लाइक मैं इन दिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेक्ट सिचुएशन? करूंगी, ओके। 150 केजी नहीं थी, हुँ, वो 137 केजीज थी, ओके, एग्जैक्टली ओके। प्रिसाइसली। हुँ, और बहुत समय से उसके साथ एक टफ फाइट चल रहा था कि पहले कुछ वेट रिड्यूस करे, अब 137 से हुँ, 100 के नीचे आना किसी भी ओबीस लड़की के लिए बहुत डिफिकल्ट भी तो होता है। यस मैम। She tried her best. I think she came down to 120, 121 दैट when इज़ अ she लॉट। started her हुँ, journey. हुँ, So it was a lot. हुँ, 120 बहुत बहुत, होता बहुत, है। हाँ। But yeah, challenging तो बहुत था। हुँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, चैलेंजेस तो सबसे पहले हस्बैंड वाइफ को जब हमने काउंसिल किया, द बेस्ट थिंग वाज आई गेव अ लॉट ऑफ टाइम टू देम एंड आई टोल्ड देम दैट लिसन, आप आसान नहीं हो, हाँ, इट्स अ फाइट, यू एंड मी विल फाइट टुगेदर, अपन एग्ज़ैक्टली। एक साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे हुँ, एंड वी हैव टू विन, बिकॉज हुँ, विन करने की सिचुएशन सारी दिख रही, हुँ, एक्सेप्ट फॉर योर हुँ, ओबेसिटी। हुँ, शी वाज डायबिटिक आल्सो, या ओके। डायबिटिक, एंड लेटर ऑन प्रेगनेंसी के दौरान वो उसका बीपी भी बढ़ गया था, हुँ, हाइपरटेंसिव भी हो गई थी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर वाज वो लड़की बहुत पॉजिटिव थी, शी वाज वेरी पॉजिटिव। हुँ, सो चैलेंजेस आते गए, बट शी वाज वेरी कंप्लायंट, समय पे जब बोलते थे तो आती थी, टाइम पे फॉलो अप करती थी, हुँ, एंड वी वर अग्रेसिवली लगे हुए थे, माइन्यूटली एक भी चीज हमने छोड़ी नहीं। हुँ, एंड फिजिशियंस वगैरह का हमारा जो पूरा टीम है, यस मैम। टीम वर्क, वो हुँ, बहुत अच्छा था। वी जस्ट मेड श्योर कि बीपी शुगर उसका हुँ, बिल्कुल स्टे मैनेज हाँ, करके चले, एंड शी डिलीवर्ड पूरा 9 मंथ्स पे, फुल वॉव! 9 मंथ्स पे, फुल टर्म उसको एक प्यारी सी बिटिया हुई। हुँ, सी सेक्शन करना भी उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, बिकॉज आप ओबीज होते हो हुँ, तो आप, हुँ, बट टचवुड, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड देयर आर सो मेनी स्ट्रैटेजीज आपको प्लान करनी पड़ती हैं, जो हाई रिस्क हुँ, पेशेंट्स होते एग्ज़ैक्टली हैं, हाँ, प्रॉपर प्लानिंग से जब आप चलते हो हुँ, तो ईश्वर की कृपा बनी रहती है हुँ, और सब कुछ अच्छा ही होता है। यस प्लानिंग मैम। इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रैटेजी। यू बोथ हैड अ ग्रेट विल पावर, यस, सो हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, था। सी, अगेन पॉइंटिंग आउट, इट वाज, आई हैव द विल पावर, आई विल डू फॉर माय पेशेंट्स, हुँ, राइट, बट उतना ही विल पावर उस पेशेंट में भी एग्ज़ैक्टली होना चाहिए, हुँ, उतना जज्बा, वो पॉजिटिविटी होनी हुँ, चाहिए। तो शी वाज एन अमेजिंग गर्ल, एग्ज़ैक्टली so that way it हुँ, worked very well, so that's a very important message कि पॉजिटिव होना चाहिए, if you are हुँ, positive, एक हाथ से तो आप नहीं कर सकते हो ना काम, हुँ, it has to सही be बात। mutual, हुँ, cooperation होना बहुत हुँ, जरूरी है। आधी लड़ाई आप वहीं पे जीत गए, जहाँ पे एग्जैक्टली, आपका एग्जैक्टली, माइंडसेट पॉजिटिव। जर्नी एक साथ होनी चाहिए, हुँ, हम एक दूसरे को खींच करके ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता, यस मैम। राइट। हुँ, मैम सम ऑफ द बेसिक मिथ्स दैट आर अबाउट देयर अबाउट लाइक आईवीएफ। हाँ, आईवीएफ के बारे में मिथ्स हैं, मैम और बहुत हैं कितना बट भी हाँ, बोलते जाओ, जितना भी आप उसके बारे में बात करो, आई थिंक इट विल टेक टाइम। हमारे यहाँ पे इंडियन सोसाइटीज में, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, बट इट इज वेरी कॉमन कि हमने आस पड़ोस वालों की बातें सुन करके जल्दी मान लेते हैं, एग्ज़ैक्टली बहुत और बढ़िया। अगर कोई हुँ, साइंटिस्ट या कोई पढ़ा लिखा या कोई डॉक्टर, हुँ, कोई ज्ञानी उसके बारे में बात करे तो नो, वो जल्दी पता नहीं क्यों ना हुँ, पूछने भी नहीं जाते हैं। हुँ, तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आस पास की बातों को ना सुने। यस सो मैम। मिथ्स जो कॉमनली हैं वो ये है कि आई थिंक लोगों को लगता है कि आईवीएफ से होने वाले, आईवीएफ एक अननेचुरल प्रोसेस है। एग्ज़ैक्टली यस मैम। तो यस, पार्ट ऑफ इट इज हैंडल्ड बाय मशीन्स, कि हुँ, आपने एक स्पर्म को फर्टिलाइज किया हुँ, बॉडी के बाहर, हुँ, लेकिन
आपका ही एग है, आपका ही स्पर्म है, एग्जैक्टली। फर्टिलाइज होके वो एम्ब्रियो जो बन रहा है वो आपका ही है। जितना प्रोसेस हम आर्टिफिशियली हैंडल करते हैं शरीर के बाहर, वो आर्टिफिशियल है, अननेचुरल नहीं है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल होना, आर्टिफिशियल मेथड होना और अननेचुरल होने में अंतर होता है। इट इज जस्ट अ हेल्पिंग प्रोसेस। तो जैसे आपका एम्ब्रियो प्रिपेयर होके यूट्रस के अंदर पहुंचता है, तो उसी नेचुरल प्रोसेस से वो इम्प्लांटेशन होती है, उसी तरह ग्रो होता है जैसे एक नेचुरल प्रेगनेंसी ग्रो होता है। तो एक मिथ ये है, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट इज एग्जैक्टली एज अ नेचुरल प्रेगनेंसी। वन, सेकेंडली लोगों को लगता है कि आईवीएफ के बाद बच्चों में डिफेक्ट्स आ सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू आर सेलेक्टिंग अ हेल्दी एग, यू आर सेलेक्टिंग अ हेल्दी स्पर्म। तो जो एम्ब्रियोज उतने ही चांसेस होते हैं जितने एक नेचुरल प्रेगनेंसी में, तो ये भी गलत है। देन अनदर कॉमन थिंग, कई लोग आके पूछते हैं कि मैडम हमने सुना आईवीएफ के बाद कैंसर हो जाता है। दिस इज एन एब्सोल्यूट मिथ, एब्सोल्यूट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ जीन्स हैं, कुछ प्रीडिस्पोजिशन है आपके बॉडी में कैंसर होने का, भविष्य में तो होगा, बट आईवीएफ हुआ इस कारण से ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दीज आर फ्यू, इफ यू हैव एनी, और कुछ तुमसे किसी ने कभी पूछा है तो बताओ। आई थिंक दिस इज, नहीं मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ये हुआ, प्रोसेस पूरा खत्म हुआ एंड बाद में जाके बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या लोग आपको आके कहते हैं कि आपने ऐसा किया इसीलिए? क्या है, ये तो एक नेचुरल थॉट प्रोसेस है अगेन इन आवर सोसाइटी, प्रोबेबली इंडियन सोसाइटी में, बिकॉज शायद अवेयरनेस और प्रॉपर नॉलेज की कमी के कारण कुछ भी, मान लो कोई भी प्रोसीजर हुआ होता है डॉक्टर के पास, एंड आफ्टर 10 years उनको कुछ भी होगा, तो दे कम बैक टू इट, दे कनेक्ट इट विदाउट एनी बेसिस। तो आते हैं लोग, पूछते हैं, बट हम समझाते हैं और समझ भी जाते हैं। आपको सही तरह से समझाना जरूरी। देखो क्या, आप अगर नॉलेज प्रॉपरली दोगे और टाइम दोगे काउंसिल करने के लिए, द डाउट्स गेट क्लियर, द डाउट्स गेट क्लियर। यस मैम। मैम, हाउ डू यू थिंक वी कैन लाइक क्रिएट अवेयरनेस? कैसे हम लोग ज्यादा दूर दूर तक इस बात को फैला सकते हैं कि इट्स नॉट एन अननेचुरल प्रोसेस एज द सोसाइटी सेज? यस, सो यू आर सेइंग कि हम आईवीएफ की अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं। देखो, नाउ द थिंग इज, जितना मैं बात करूंगी अगर आईवीएफ के बारे में, या कोई और आईवीएफ स्पेशलिस्ट बोलेगा, इट कम्स एज, ये तो डॉक्टर है, ये तो बोलेंगे ही। The best awareness is person to person, you know, mouth to mouth. आप जैसे बोलते हो ना, mouth to mouth publicity सबसे ज्यादा मैटर करती है। पब्लिसिटी नहीं, हम अवेयरनेस की बात करें। सो मोस्टली अपने यहाँ क्या है, हमारी सोसाइटी में जो कपल्स हैं वो आईवीएफ अंडरगो करते हैं और बच्चे भी हो गए, उसके बाद दे डू नॉट वांट टू स्पीक अबाउट इट, दे कीप क्वाइट। इनफैक्ट हमको भी बोलते हैं कि मैडम प्लीज हमारे वो फलाने रिश्तेदार की ट्रीटमेंट चल रही है आपके पास, आप उनको कभी मत बताना हमारा आईवीएफ से बेबी हुआ। आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई, क्यों इतना एम्बैरेस होते हैं। Exactly. कभी आपका कोई फ्रैक्चर हुआ होता है, आप किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हो, ट्रीटमेंट कराते हो, प्लेटिंग कराते हो, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती है बोलने में कि हमारी बॉडी के अंदर एक आर्टिफिशियल प्लेट लगा हुआ है, राइट? तो दिस इज जस्ट अ सिंपल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपको आईवीएफ की हेल्प लेनी पड़ी। सो अवेयरनेस वहीं कम है बिकॉज people are not talking about it. They do not want to say. I feel the couples जो खुद सक्सेसफुल होते हैं, they should talk about it. वो खुद जब सक्सेसफुल हुए, उन्हें खुशी हासिल हुई, they should also tell people, you know, जब वो बोलेंगे, जब उनको अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों को शेयर करेंगे, प्लस दूसरे भी उससे फायदा ले सकेंगे, उनमें एक फीलिंग होगी, when people will become more open minded, that is how the awareness will be better. Exactly. And the moment public ये accept करने लगे, it's just a simple method for help. I think it will be this definition was very simple method for help. Exactly. Okay. Ma'am, last question. इस टाइम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चल रहा है टॉपिक, दैट इज मेंटल हेल्थ। एंड ये प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस लोग मेंटली स्ट्रेन तो रहते ही होंगे। मैम, हाउ डू यू डील विद दैट कि आप लोगों को अश्योर कैसे करती हैं कि, क्योंकि हाँ हम समझते हैं कि इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, सब समझते हैं, बट द पेशेंट जो उसके थ्रू जा रहा है एंड देयर फैमिली मेंबर्स, वो तो हमेशा ऐसा रहता होगा कि क्या हम इसको सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो मैम, उसको आप कैसे टैकल करती है? देखो, सब मेंटल हेल्थ
किसी भी इरा में अगर हम बात करें तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ हेल्थ, है ना। अगर आप मेंटली एकदम फिट हो और साउंड हो, रिलैक्स्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, पॉजिटिव हो, तो इवन एक पैरालाइज्ड व्यक्ति भी अपना लाइफ आराम से गुजर। अब वी हैव हर्ड ऑफ पैरालंपिक्स, यस मैम, राइट, पैरालंपिक्स है ना, कितने सारे हम लोग वी हैव सीन एग्जांपल्स ऑफ दीज स्पोर्ट्स पीपल, बट दे आर स्टार्स बिकॉज वो लोग मेंटली स्ट्रांग। एग्जैक्टली। तो मेंटल स्ट्रेंथ तो हर एक को जरूरी है। तो फॉर माई, एज आई सेड अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, काउंसलिंग पे हम बहुत फोकस करते हैं, और इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। जब वो हमारे सामने बैठे होते हैं तो बहुत एप्रीहेंशन के साथ आते हैं, बॉडी लैंग्वेज ही ऐसा घबराया हुआ, डरा हुआ, व्हेन आई एम लुकिंग एट द पेपर्स एंड द फाइल्स, दे आर वेरी स्ट्रेन्ड एंड स्ट्रेस्ड आउट। बट इट इज सबसे, सी देयर आर टू वेज। आप अगर एक आईवीएफ को एक ऐसा पोर्ट्रे करो कि इट्स अ बिग प्रोसीजर and you'll have to go through this that and this is a cost, so suddenly it's like it bangs onto them. But if you tell them ki it's a simple procedure and you will need it, सारे आपके रिपोर्ट्स देख करके हमें काफी पॉजिटिव लगता है, that will help you and you'll benefit from it. We'll work towards it. एक simple proper एक comprehensive सा उनको हम आइडिया दें कि दिस इज हाउ, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, एक प्रैक्टिकल टारगेट हम उनको समझाएं। दे शुड नॉट ऑल्सो फील कि इट्स अ मैजिक एंड 100% सक्सेस हो जाएगा। दे शुड नॉट ऑल्सो फील कि होगा कि नहीं होगा, ना इस तरफ डरना चाहिए ना उस तरफ ओवर पॉजिटिव होना चाहिए। बोथ आर जर्नी टुगेदर, इट्स अ जर्नी, मोस्टली इट वर्क्स। तो काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू रिलैक्स देम मेंटली। मेंटल हेल्थ पे हमारा कांस्टेंट फोकस रहता है, और वो किसी पिल से ठीक नहीं होगा, बिल्कुल, कि मैंने कोई दवाई दे दी तो उनकी मेंटल हेल्थ ओवरनाइट ठीक हो जाए। इट्स अ कांस्टेंट रिलेशनशिप। सो वन, व्हेन द पेशेंट कम्स, आई मेक श्योर, आई थिंक मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स डू दैट, कि आई टॉक टू देम पर्सनली अबाउट एवरीथिंग, और फिर मैं थोड़ा थोड़ा घुसने की कोशिश करती हूँ, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स, हु इज इम्पोर्टेंट, न्यूक्लियर फैमिली है कि जॉइंट फैमिली है। सो वो धीरे धीरे आप जब लोगों को खोलते हो तो उनकी जो कहीं कहीं जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दे ओपन अप, एंड व्हेन दे ओपन अप, यू कैन हेल्प देम। एग्जैक्टली, यू कैन हेल्प देम कि इट्स ओके फॉर अ मदर इन लॉ टू से कि अरे तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे, इग्नोर करो बेटा, जाने दो, शी whatever, you do not get, there's no need to get affected by everything. You can handle it in a way. And her follow up में talk to them sweetly, greet them well, smile at them, they'll also feel, and when जब कोई भी process हो रहा है, sonography हो रही, pickup हो रहा है, it's like a celebration. We enjoy in our department, मस्तियाँ चलती है, तो वो एक मस्त माहौल बना के रखो यदि, तो they are mentally relieved and relaxed. I think that is my way of handling mental pressures. और मैं को अध्यात्म भी समझाती हूँ लोगों को कि अगर माँ ही इतनी परेशान होगी तो ईश्वर आपको बच्चा देगा कैसे? वो सोचेगा ये इस माँ के पास ये बच्चा पहुंचेगा तो पालेगी कैसे? वो तो मानसिक रूप से तनाव में है। तो ये समझाते ही वो शायद समझ जाते हैं। ये ज्यादा वर्क करता होगा। It really helps. तो ये मैं जरूर बोलती हूँ कि, और कभी कभी क्या हस्बैंड वाइफ के आपस में ही डिस्कॉर्ड होता है, ये ऐसा करती है वो वैसा करता है, तो देन आई टेल देम कि ईश्वर ने आपको मोहब्बत करने के लिए पैदा किया, आपको शादी ही इसलिए कराई कि यू शुड लव ईच अदर, राइट, और प्रेम करो आप। जब माता पिता के बीच में प्रेम नहीं तो बच्चा कैसे आएगा? सही बात है। सो सबसे फर्स्ट तो अपना इक्वेशन ठीक करो। सो दीज आर सर्टेन स्मॉल थिंग्स दैट आई यूज। आई से शिव पार्वती बनो पहले, फिर सारे गणपति, और बहुत ज्यादा इफेक्ट अच्छा करता होगा। सो आई टेल देम, आई जस्ट दे लाफ आल्सो। आप हंस करके निकल जाते हो ना तो अच्छा लगता है। तो व्हेन दे लाफ, मतलब इतने टेंशन में आए थे बट खुशी खुशी वापस जा रहे हैं। हम अपने सराउंडिंग से कुछ ले लेते हैं, कुछ सेल्फ इंड्यूस्ड होता है, कुछ आसपास के लोग होते हैं। आई थिंक एवरीबॉडी, द एंटायर फैमिली शुड बी supporting, we should be supporting, and acceptance should be, and confidence होना चाहिए विज्ञान पे। सही बात है ना, विज्ञान का चमत्कार है, आप उस पे भरोसा रखो, तो होगा ही, क्यों नहीं होगा, right? Any last thoughts before we conclude? See, one is stay happy always. I feel कोई भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, everybody has their own set of problems, right? तो
ऐसा नहीं है कि हमारे लाइफ में एक समस्या है तो किसी और की नहीं, हर एक को कुछ ना कुछ समस्या होती है। तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू फाइट विथ योर प्रॉब्लम्स स्ट्रांगली, मजबूती से लड़े अपनी लड़ाई को, और खुश रहे, अपने आप को खुश रखने के लिए जो कुछ भी करे उसको, उस पे यू शुड वर्क ऑन इट, और पॉजिटिव रहे, कॉन्फिडेंट रहे। एज आई सेड, विज्ञान पे तो भरोसा होना चाहिए। आज हम अंधेरा होता है तो दिया नहीं जलाते, हम एलईडी बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट्स जलाते हैं, राइट? तो उस पे जमाना भरोसा है हमें। उस पे भरोसा है ना, तो हर विज्ञान पे भरोसा होना चाहिए, राइट? बहुत ज्यादा आई थिंक रिसर्च के दैट बाद। इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। कॉन्फिडेंस, स्टेइंग हैप्पी, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, ग्रैटिट्यूड जो है उसके लिए तो पहले ईश्वर को धन्यवाद कर लो। अपने आप ही आपकी बॉडी एकदम पॉजिटिव बिहेव करने। आई थिंक दैट इज माय टेक होम मैसेज फॉर एवरीवन। मैम आपके आसपास रह के लोग पॉजिटिव हो भी जाएंगे, आई एम होपिंग, क्योंकि मुझे ऐसा that will be I'll feel कि that will be my contribution to the society Exactly. if I can do that, right? क्योंकि you radiate it, Yeah. तो आप जैसे रहते हो आप Yes. आपके आसपास वाले हो जाते Yeah, हैं। it's very important. थैंक यू सो मच मैम, मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला, कई सारे सवालों के जवाब भी मिले। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी बहुत सारे उनके जो संकोच थे वो हट गए होंगे, एंड आई होप आपका नाम और बढ़ता रहे, क्योंकि आपके नाम से बहुत सारे लोगों की खुशियां जुड़ी हैं मैम। Thank you so much for the blessings, and as I said, all I wish is that हम जितना सोसाइटी को दे सकें उतना दे पाए, तो इट विल बी लाइक अ ग्रैटिट्यूड टू गॉड। ईश्वर ने अगर हमें इसे काबिल बनाया है, हम उसको वापस दे सके, तो दैट विल बी माय ultimate goal in life. Yes. Thank you so much, ma'am.